जय हिंद साथियों, मैं प्रमेन कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग आज से इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में हम लोग आज देखते हैं कि इतिहास को हम किस प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं, देखिए जो हमारे अतीत की घटनाएं हैं, अतीत की घटनाओं का वर्णन इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और इतिहास को हम, क्योंकि इतिहास का अगर प्राचीन इतिहास की हम बात करें तो इसका कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन इसको हम अपने आसान भाषा में समझने के लिए हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक होता है प्रागैतिहासिक, एक होता है आद्य ऐतिहासिक, एक होता है ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक को फिर हम प्रागैतिहासिक में हम इसका फिर से विभाजन करेंगे। इसका पहला विभाजन होगा पुरापाषाण काल, दूसरा होगा मध्य पाषाण काल, तीसरा होगा नवपाषाण काल और जो चौथा होगा वो ताम्र पाषाण काल होगा। वहीं अगर आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा आद्य ऐतिहासिक है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, कांसा के बारे में पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल पढ़ेंगे, मध्यकालीन पढ़ेंगे, आधुनिक काल पढ़ेंगे। और इसी में अगर हम बात करते हैं तो जो नेहरू युग भी इसी में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास। तो पहला पॉइंट राइट करिए, अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अर्थात जो बीत चुका और जो बीत चुका उसका जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास। अच्छा, इतिहास के जनक कौन है? कौन है? हेरोडेट्स। अच्छा, किसने इनको इतिहास का जनक कहा? किसने मान्यता दी कि ये इतिहास के जनक हैं? एक रोमन दार्शनिक थे जिनका नाम था सिसरो। क्या नाम था? एक रोमन दार्शनिक थे, रोमन दार्शनिक, और रोमन दार्शनिक का क्या नाम था? सिसरो। क्या नाम था? सिसरो। सिसरो ने बताया कि जो इतिहास के जनक हैं वो कौन है? हेरोडेट्स हैं। कौन है? हेरोडेट्स हैं। अर्थात रोमन दार्शनिक ने बताया कि जो सिसरो है, रोमन दार्शनिक का नाम था सिसरो, इन्होंने ये मान्यता दी, क्या मान्यता दिया कि जो इतिहास के जनक हैं, इतिहास के जनक कौन है? हेरोडेट्स। क्वेश्चन आए कि इतिहास के जनक की संज्ञा किसने दिया? इतिहास के जनक की संज्ञा किसने दिया? रोमन दार्शनिक या फिर सिसरो? इतिहास के जनक की संज्ञा किसने दिया? सिसरो। लेकिन इतिहास के जनक हैं कौन? हेरोडेट्स। संज्ञा किसने दिया था? सिसरो ना। अच्छा, जो ये एक पुस्तक लिखे थे, कौन? हिस्टोरिका ना। किसने लिखा था? हेरोडेट। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि इन्होंने कोई पुस्तक लिखी है तो इस पुस्तक में इन्होंने कुछ घटनाओं का वर्णन किया होगा ना भाई। जैसे मान लीजिए कि हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें रुपए पैसों के बारे में, तो जो हिस्टोरिका हिस्टोरिका इनकी जो बुक है, इनकी बुक का क्या नाम था? हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका में इन्होंने कोई ऐसा युद्ध रहा होगा, कोई ऐसी घटना रही होगी जिसके बारे में इन्होंने बताया होगा, तब उस पुस्तक को हम बताए होंगे कि नहीं ये इतिहास के बारे में हमको बताती है। तो कौन सी हो सकती? देखिए, एक युद्ध हुआ था पेलोपोनेशियन। इस पुस्तक में किस युद्ध का वर्णन किया गया है? हिस्टोरिका पुस्तक में किस युद्ध का वर्णन किया गया है? पेलोपोनेशियन युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें इस पुस्तक में ये साक्ष्य मिलते हैं कि ये पुस्तक इतिहास के बारे में हमें अवगत कराती है। इतनी बात समझ में नहीं समझ में? ये 431 ईसा पूर्व से 403 ईसा पूर्व तक युद्ध हुआ था। 431 बीसी से 403 बीसी। बिफोर क्राइस्ट उल्टा चलता ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एनो डोमिनी सीधा चलता है, बिफोर क्राइस्ट बैकवर्ड चलता ना। तो इतनी बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई? अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और इतिहास के जनक कौन है?
हेरोडेट्स। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडेट्स। लेकिन इनको इतिहास के जनक की संज्ञा किसने दिया था? रोमन दार्शनिक सिसरो ने। रोमन दार्शनिक सिसरो ने इनको इतिहास के जनक की संज्ञा दी। और इनकी पुस्तक कौन थी? हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक कौन थी? हिस्टोरिका थी। और हिस्टोरिका में किन घटनाओं का, किस युद्ध का वर्णन किया गया है? तो पेलोपोनेशियन युद्ध का वर्णन किया गया है, जिससे साक्ष्य मिलते हैं कि जो ये पुस्तक है ये इतिहास से संबंधित है। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अगर हम बात करते हैं मानव जाति का विकास, मानव जाति का विकास कहां हुआ? क्वेश्चन आता है मानव जाति का विकास कहां हुआ, बताइए। मानव जाति का पालना किस महाद्वीप को कहते हैं? मानव जाति का पालना किस महाद्वीप को कहते हैं? बताइए भाई। इतनी चीज समझ में आ गई? ये इधर का मिटा दी जाए। ठीक। तो हम लोग इधर आद्य ऐतिहासिक बाद में पढ़ेंगे, ऐतिहासिक बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रागैतिहासिक। क्या पढ़ेंगे? प्रागैतिहासिक। और प्रागैतिहासिक को कितने भागों में बांटेंगे? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। अतीत का अध्ययन करना है इतिहास कहलाता है। और इतिहास के जनक के रूप में जो संज्ञा दी गई है, किसको दी गई है? हेरोडेट्स को। और संज्ञा किसने दिया है? एक रोमन दार्शनिक थे। रोमन दार्शनिक का क्या नाम था? सिसरो। और हेरोडेट्स की पुस्तक हिस्टोरिका थी। और जो हिस्टोरिका है, हिस्टोरिका में किस युद्ध का वर्णन है? एक युद्ध हुआ था, पेलोपोनेशियन युद्ध। और ये युद्ध कब से कब तक हुआ था? 431 बीसी से 403 बीसी तक। इतनी बात समझ में आई? समझ में आई बात? ठीक। अगला पॉइंट राइट करते हैं। लिखिए, मानव का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। इस महाद्वीप को कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। मानव का पालना कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। मानव का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अगला पॉइंट राइट करिए। लेकिन अगर सभ्यता की बात की जाए, मानव का पालना तो मतलब जो पालन पोषण के लिए है वो तो अफ्रीका है। लेकिन अगर सभ्यता की बात की जाए तो उसके लिए एशिया महाद्वीप है। उसके लिए कौन सा महाद्वीप है? अगर कहा जाए सभ्यता का पालना, ये अगर कहा जाए सभ्यता का पालना, जैसे कुछ मनुष्य होते हैं वो सभ्य होते हैं, कुछ असभ्य होते हैं ना, तो सभ्यता का पालना कौन सा महाद्वीप है? सभ्यता का पालना कौन सा है? एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। हेरोडेट्स को जो इतिहास की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? सिसरो के द्वारा। सिसरो कौन थे? रोमन दार्शनिक। कौन थे? रोमन दार्शनिक। इनकी पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में किस युद्ध का वर्णन है? पेलोपोनेशियन। यह युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 431 बीसी से 403। मानव का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? अफ्रीका। सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? एशिया। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई? इसको मिटाया जाए। पेलोपोनेशियन युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? रोमन दार्शनिक कौन थे जिन्होंने इतिहास के जनक के रूप में हेरोडोटस को मान्यता दिया? सिसरो। कौन थे? सिसरो। सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? एशिया। किसको कहा जाता है? लेकिन अगर मानव का पालना कहा जाए तो अफ्रीका। किसको? अफ्रीका। हेडिंग डालिए प्रागैतिहासिक काल। हेडिंग डालिए प्रागैतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल, देखिए प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिसमें ना तो लिखाई है, यहां पर कोई लिखावट नहीं है ना, यहां पर कोई लिखावट नहीं है। और जब लिखावट नहीं तो उसको पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ना, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जिसका अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक। क्या कहलाता है? तो लिखिए, लेखन कला और आविष्कार के बाद, राइट करिए, लेखन कला
और आविष्कार के बाद, लेखन कला और आविष्कार के बाद और शिक्षित समाज के लिखित व पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किए गए अध्ययन से इतिहास बनता है। ये इतिहास की परिभाषा हुई ना। हो गया? इतनी बात समझ में आई? अगली लाइन से लिखिए भारत में मानव के अस्तित्व और बसने का इतिहास प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। देखिए जब मानव अस्तित्व में आया ना, और जब मानव बसा, जाहिर सी बात जब मनुष्य रहेगा तो कहीं ना कहीं अपना निवास करेगा ना। तो शुरुआत से, अर्थात ये समझ सकते हो कि जो हमारे आदि मानव लोग थे वो कब से थे? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और हमने पहले ही बताया कि प्रागैतिहासिक काल में इसका कोई लिखित विवरण नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? ये पॉइंट कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित विवरण नहीं है। ये किस आधार पर चलता है? पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। किसके आधार पर? पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ना। देखिए जैसे होता क्या है, मान लीजिए पहले जहां पर राजा लोगों के घर थे ना, या फिर मान लीजिए जहां पर कोई समाज था, तो वो समाज क्या हुआ, कभी ना कभी उस समाज की अवनति तो भी होगी, उसका विध्वंस भी तो होगा। अब मान लीजिए कि कोई राजा था, उसका कोई महल था, उस महल में जब मान लीजिए कभी वो हारा होगा या फिर कोई ऐसी आकस्मिक घटनाएं हुई होंगी जिससे उसका पतन हुआ होगा, तो जो वहां पर जो सारी चीजें रही होंगी, जो पात्र रहे होंगे, जो मनुष्य रहे होंगे, वो सारी चीजें मलबा में दब गई होंगी ना। और जब मलबा में दबी होंगी, जब उसको खुदाई किया गया होगा, तब ये पता चला होगा कि नहीं पहले के लोग ऐसे उपकरण यूज करते थे, पहले के लोगों की जो कंकाल थी वो इस प्रकार की थी, पहले के लोगों के घरों में जो बर्तन थे वो इस प्रकार के होते थे। तो वही सारी चीजें क्या कहलाती हैं? पुरातात्विक साक्ष्य। तो प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित विवरण नहीं था। ये किस आधार पर चलता था? पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। अगर हम आगे बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? पुरापाषाण काल। तो हेडिंग डालिए पुरापाषाण काल। अच्छा, मानव द्वारा प्रथम खोजा गया उपकरण कौन था? मानव द्वारा खोजा गया प्रथम उपकरण कौन था? बताइए भाई। हल। और कोई? चलिए पुरापाषाण काल डाला ना। देखिए जो पुरापाषाण काल है ना, सुनिए, पुरापाषाण काल में जानते हो पाषाण का मतलब होता पत्थर। यहां पर जो मानव था ना वो खानाबदोश था। खानाबदोश का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब वो सिर्फ ये समझता था कि हमको जीवित रहना है तो हमको केवल खाना है।
बात समझे? देखिए एक कहावत है कि कुछ लोग खाते हैं जीने के लिए और कुछ लोग जीते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पर इन लोगों का एक ही मकसद था कि हमारा जन्म हुआ है तो हम लोग खाना खाएं, बाकी कौन सा विकास करना है, हमको आगे को क्या सोचना है। भाई जब कुछ विकास ही नहीं हुआ तो अभी क्या लोग सोचेंगे। तो लिखिए यहाँ पर, लिखिए लिखिए ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। पूरा पाषाण काल में लिखिए ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। अब सुनिए, अच्छा बताइए किस समय के मनुष्य को आदि मानव कहा जाएगा? इसी को ना भाई, प्रारंभिक समय था। हिंदी में सर जी पढ़ाए होंगे आदि अंत। आदि मतलब पहले वाला ना। लिखिए इस काल के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस काल के मानव को क्या कहा जाता था? आदि मानव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आदि मानव कहा जाता था। हो गया? देखिए इस समय के मानव इस समय के मानव इस समय के मानव खानाबदोश 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 थे। खानाबदोश थे। खानाबदोश का मतलब समझ गए ना? खानाबदोश का मतलब हुआ खाद्य संग्राहक, अर्थात इनको यह मतलब कि हमको जानवरों की तरह पेट भरना है बस। बात समझे? अर्थात जिस प्रकार आज जानवर हैं उसी प्रकार आज के कुछ समय पहले ना पूरा पाषाण काल में मनुष्य भी जानवरों की भांति रहता था। अर्थात उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि हमको जीवन जीना है तो हमको खाना है। बात समझ में? अगला पॉइंट ऐड करिए। देखिए इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। आग की खोज हुई, अभी प्रयोग नहीं हुआ। देखिए इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग की खोज। इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग की खोज। अर्थात यहां पर मनुष्य आग की खोज सीख गया है ना। और हमने बताया है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आदमी कोई चीज सीखता है तो गलती से सीखता है ना। हमारे जो महान विचारक थे उन्होंने क्या कहा? इतिहासकार, उन्होंने कहा कोई भी गलती किए बगैर कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आप महान नहीं बन सकते। अच्छा सोचिए कि जब मनुष्य को कुछ कुछ भी नहीं पता था, जब मनुष्य को सिर्फ एक ही टारगेट था कि हमको भोजन करना है, तो क्या वो आग की खोज जानबूझकर किया होगा कि गलती से किया होगा? गलती से किया होगा ना। उसने दो पत्थर आपस में टकराए होंगे, कोई पत्थर फेंका होगा और पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर जब पड़ा होगा तो उससे आग उत्पन्न हुई होगी। और जब आग उत्पन्न हुई होगी, जब आज के समय में इतना जंगल है तो आज के लाखों वर्ष पहले तो जंगल बहुत रहे होंगे, रास्ता थे नहीं ना, झाड़ियां रही होंगी, घास फूस रहा होगा, और एकाएक जब उसमें आग लगी होगी किसी एक स्थान पर, किसी एक जंगल पर, और जब वहां पर कोई एक जानवर उसमें फंसकर मर गया होगा, और जब वो मर गया होगा, जब उसके मांस को वो खाए होंगे तो कच्चे के अपेक्षा वो मांस ज्यादा स्वादिष्ट लगा होगा। इसी तरह तो मनुष्य सीखा होगा। भाई जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को एक बार इमेजिन करिए कि क्या हम लोगों को पता था कि नमक सब्जी में ही डालना है, नमक चाय में क्यों नहीं डालना? क्योंकि वो हम लोग जब कभी गलती से उस चीज को डाले होंगे और उसको जब डाले होंगे तो उसमें स्वाद हमको ज्यादा लगा होगा, उसमें स्वाद हमको ज्यादा लगा होगा। तो धीरे धीरे वो एक एक पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर वो एक वो हो जाता है, सबके माइंड में सेट हो जाता है कि नहीं हमको इस चीज में नहीं करना ना। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अगले लाइन से लिखिए। देखिए इस समय के मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार प्रयोग करते थे। इस समय के मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार प्रयोग करते थे। पत्थर के बड़े बड़े
औजार प्रयोग करते थे। देखिए इसी समय मानव चित्रकारी करना सीखा था। इसी समय मानव क्या सीख गया था? चित्रकारी करना सीख गया था। इसी समय मानव चित्रकारी करना सीख गया था। चित्रकारी करना सीख गया था। अगला आंसर लिखिए, भीमबेटका। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भीम बेटका, ब्रैकेट में लिख लेना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। सुनिए, समझ लो फिर समझते हैं। हमने बताया कि इसी समय मानव क्या करना सीखा था? चित्रकारी। और जो चित्रकारी करना सीखा था ना, ये चित्रकारी कहां पर उसने किया था? भीमबेटका। कहां किया था? भीमबेटका। और भीमबेटका कहां पर है? एमपी। कहां पर है? एमपी। जहां पर क्या हुआ था? जो चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। बात समझ में आई? तो क्या लिखा अभी? भीमबेटका एमपी में, आगे राइट करूं, में चित्रकारी के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। चित्रकारी के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। हो गया? इतनी बात समझ में आई? हमने क्या बताया? पूरा पाषाण काल में मानव आदि मानव की तरह रहता था। इसमें मानव खाना बदोश रहता था, अर्थात उसको सिर्फ अपने पेट भरने से मतलब होता था। यहां पर सबसे बड़ी उपलब्धि मानव ने क्या कर लिया है? आग की खोज कर ली है। और यहाँ पर जो मनुष्य थे वो पत्थरों के बहुत बड़े बड़े हथियार यूज करते थे, प्रयोग करते थे। और हमने क्या बताया कि इसी समय मानव क्या करना सीख गया था? चित्रकारी करना सीख गया था। और जो चित्रकारी करना सीखा था, इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? भीमबेटका, मध्य प्रदेश ना, रायसेन। अब सुनिए, अगला पॉइंट राइट करिए, नोट पॉइंट राइट करिए। देखिए, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन सर्वप्रथम ब्रूस फुट, ये नाम लिखा, ब्रूस फुट ने किया। हो गया? देखिए, अच्छा, ये जो सारे नाम हैं, इन सारों का सम्मिलित रूप, इन सारे नामों का सम्मिलित रूप हम पाषाण काल कह सकते हैं। इनका सम्मिलित रूप हम पाषाण काल कह सकते हैं ना, क्योंकि है तो देखो सबके लास्ट में पाषाण मिल रहा ना, सबके लास्ट में पाषाण मिल रहा ना। तो मान लीजिए कि अगर पूरा पाषाण या प्रागैतिहासिक या फिर पाषाण काल पूछा जाए कि इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? ब्रूस फुट ने किया था। किसने किया था? ब्रूस फुट ने किया था ना। और सुनिए, प्रथम खोजा गया उपकरण जो था वो पलवरम हथौड़ी था। मानव द्वारा प्रथम खोजा गया उपकरण क्या था? पलवरम। उस हथौड़ी का क्या नाम था? पलवरम। अगर या तो ऑप्शन में पलवरम रहेगा या फिर हथौड़ी रहेगा या फिर दोनों एक साथ। तो क्वेश्चन क्या आता है कि मानव के द्वारा खोजा गया प्रथम धातु नहीं, प्रथम उपकरण क्या था? तो मानव द्वारा खोजा गया प्रथम उपकरण क्या था? हाँ, उपकरण ना। तो राइट कर लीजिए, मानव द्वारा खोजा गया प्रथम उपकरण पलवरम हथौड़ी था। और ये इन्हीं के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा। किसके द्वारा खोजा गया था? किसके द्वारा खोजा गया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा। आगे चला जाए, लिखिए लॉर्ड कर्जन के समय, अगला पॉइंट राइट करिए, ये भी कोई कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लिखिए लॉर्ड कर्जन के समय अलेक्जेंडर कनिंघम की अध्यक्षता में, अलेक्जेंडर कनिंघम की अध्यक्षता में
कनिंघम की अध्यक्षता में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। अध्यक्षता में पुरातत्व या पुरातात्विक, चाहे जो राइट कर लीजिए, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। हो गया। अच्छा, अब बताइए भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाएगा? हाँ, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और वायसराय की बात करते हैं तो कौन था? लॉर्ड कर्जन। लेकिन अध्यक्षता किसकी थी? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के पुरातत्व विभाग के जनक कौन हैं, तो कौन बताओगे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय, समझ में आ गया कि नहीं? पुरातत्व सर्वेक्षण या पुरातत्व विभाग के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। इतनी बात समझ में आई? ठीक। मानव द्वारा खोजा गया प्रथम उपकरण कौन था? पोलवरम हथौड़ी। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। पाषाण काल के बारे में सबसे पहले किसने बताया? ब्रूस फ्रूट ना। ठीक। अच्छा, बताइए कि मानव आग की खोज किस युग में सीखा है? हाँ, खानाबदोश मनुष्य किस काल में था? पूरा पाषाण काल ना। और चित्रकारी करना मानव कब सीखा है? पूरा पाषाण काल। चित्रकारी के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ मिलते हैं? हाँ, भीमबेटका। भीमबेटका है कहाँ पर? एमपी। कहाँ पर है? एमपी ना। ठीक। अगली हेडिंग डालिए मध्य पाषाण काल। अगली हेडिंग डालिए मध्य पाषाण काल। सुनिए, यहां पर तीन चीजें प्रमुख हुई हैं। अभी इसके पहले हम लोग पूरा पाषाण काल में हमने ये पढ़ा कि यहां पर जो मानव थे वो बड़े बड़े हथियारों की यूज करते थे। जैसे पहले देखो तोप रात रही ना, आजकल कट्टा है। तो कट्टा छोटा है कि बड़ा है? स्टेज गन आ जाती, छोटी है, तड़ 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 खत्म कर दिया। तो इस काल में क्या हुआ? हथियार के जो आकार थे ना, हथियार के आकार क्या थे? छोटे। हथियार के जो आकार थे वो क्या हो गए हैं? छोटे। लेकिन यहां पर हथियारों के जो आकार थे वो क्या थे? बड़े थे। और यहां पर सुनिए क्या हुआ, जो हमारे संस्कार कितने होते हैं? संस्कार कितने होते हैं? हाँ, 16 ना। कितने होते हैं? 16। तो 16 में सबसे प्रमुख संस्कार कौन सा है? सबसे प्रमुख संस्कार कौन सा? विवाह। विवाह कि शुभ तिलकोत्सव? विवाह। सबसे बेहतरीन संस्कार अंत्येष्टि संस्कार माना जाता है। लास्ट। अरे उससे जब जो लास्ट है उससे आपके आगे कोई उम्मीद ही नहीं। अच्छा, अंत्येष्टि का मतलब राम नाम सत्य है ना। नहीं, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि मृत्यु के बाद जो संकाम होता है। पहले, अच्छा बताओ, पहले मृत्यु होगी कि पहले तुम अंत्येष्टि कर देखो ना। तो सुनिए, तीन चीजें इसमें हमको याद रखना है। क्या? कि मध्य पाषाण काल में जो हथियारों के आकार थे वो आकार क्या थे? छोटे थे। और आकार छोटे होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता था? इसे क्या कहा गया है? माइक्रोलिथ कहा गया। क्या कहा गया है? माइक्रोलिथ कहा गया है। और यहीं पर अंत्येष्टि संस्कार के बारे में भी वर्णन इस समय हम लोगों को हो गया। समझ में आ गई बातें? लिखा जाए। तीन चीज हैं, राइट करिए, लिखिए। इस समय हथियारों के आकार, हथियारों के आकार, इस समय हथियारों के आकार क्या थे? छोटे थे। और जब हथियारों के आकार छोटे थे इसीलिए इसको क्या कहा गया है? इसीलिए इसको क्या कहा गया है? माइक्रोलिथ। देख लिए, हथियारों के आकार छोटे थे इसीलिए इसको माइक्रोलिथ ये लिखा है। माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ कहते हैं। हो गया। हथियारों के आकार छोटे थे इसीलिए इसको क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ कहा जाता था। अगली लाइन से लिखिए, इस समय का प्रमुख कार्य,
आबलिक संस्कार, कार्य आबलिक संस्कार, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि ब्रैकेट में लिख लेना अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि ब्रैकेट में लिख लेना अंतिम संस्कार, कार्यक्रम था, कार्यक्रम था। हो गया। देखिए, जब अंतिम संस्कार होगा, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी और जब उसका अंतिम संस्कार होगा, जब उसके अंतिम संस्कार होंगे तो जाहिर सी बात की उसके अवशेष भी मिलेंगे। अवशेष मतलब समझते हो, हड्डी वगैरह ना। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले अवशेष कहाँ मिले थे, तो प्रतापगढ़। कहाँ? प्रतापगढ़। कहाँ मिले थे? तो अगली लाइन से लिखिए, लिखिए इसी काल में, इसी काल में, इसी काल में सबसे पहला अवशेष, सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ है कहां पर? हाँ, प्रतापगढ़ ब्रैकेट में लिख लेना यूपी, प्रतापगढ़ ब्रैकेट में लिख लेना यूपी, यूपी के कौन कौन से स्थान हैं? सरायनाहर और महदहा के, सरायनाहर एवं महदहा, एवं महदहा, सरायनाहर एवं महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए, नामक स्थान से प्राप्त हुए। बात समझ में आई? बस हमको तीन चीजें इसमें याद रखना है कि जो हथियार थे, हथियार क्या थे? छोटे थे, और हथियार छोटे होने के कारण इसको क्या कहा गया? माइक्रोलिथ कहा गया। और हमने बताया कि इसका प्रमुख कार्य क्या माना गया था इस समय का? अंत्येष्टि। अर्थात आपने अगर अंत्येष्टि कर दिया तो आपने सबसे बेहतरीन कार्यक्रम कर दिया। और अंत्येष्टि का मतलब क्या होता था? अंतिम संस्कार। अर्थात जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो उसके शव को दफनाना या फिर जो भी जलाना, जो भी प्रोसेस रहा हो, वो क्या कहलाता है? अंत्येष्टि। और अंत्येष्टि की वजह से जो अवशेष सबसे पहले प्राप्त हुए हैं, यूपी के प्रतापगढ़ जिले के दो स्थान हैं, एक नाम है सरायनाहर और एक का नाम क्या है? मैदहा। इतनी बात समझ में आई? ठीक, तो ये भी हमारा हो चुका। अब अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे नव पाषाण काल। हेडिंग डालिए नव पाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या होता है? यहां पर व्यक्ति कृषि करता है। अभी समझ लो, पहले इसमें क्या करता है? सबसे पहले कृषि। अच्छा बताइए, जैसे आपने कृषि किया, समझो अगर आपने कृषि किया तो उस कृषि को वर्षा से, धूप से बचाने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी? आवास की जरूरत होगी, नहीं होगी? जैसे मान लीजिए गेहूं है, हम लोग गेहूं की फसल उत्पादन कर लिए, तो अगर उसको हम लोग बचा नहीं पाए वर्षा से, धूप से, आंधी से, चलो आंधी से तो कोई बात नहीं, धूप से कोई बात नहीं, लेकिन अगर वर्षा से नहीं बचा पा रहे हैं तो वो फसल नष्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो व्यक्ति यहाँ पर कृषि सीखा और कृषि के साथ यहाँ पर वो क्या बनाना सीख गया? आवास। अच्छा ये बताइए कि जैसे मान लीजिए हम लोग कृषि कर रहे हैं और कृषि जो ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमको पशुपालन भी तो करना होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए, होगा कि नहीं? तो यहां पर क्या सीख गया है मनुष्य? पशुपालन। और अगर बात किया जाए तो कृषि में सबसे पहले इसने कौन सी फसल उगाई थी? जौ। और जौ के साथ साथ गेहूं भी उगाया था। और अगर पशुपालन में बात करते हैं तो पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सा जानवर पाला गया था? कुत्ता। और यहीं पर पहिए की आविष्कार भी हो चुकी है, क्योंकि जब पशुपालन होगा, जब कृषि होगी, तो जाहिर सी बात है, जैसे हम लोग बोझा ढोने के लिए, जैसे ईट देख तो भट्ठा, भट्टा में देखो आज भी एक पहिए टाइप में ले जाते हैं ना, एक उपकरण बनाए रहते हैं, उससे क्या होता है? आसान हो जाता है। तो यहाँ पर जब पशुपालन हुआ तो कृषि को आसान बनाने के लिए पशुपालन किया गया होगा।
और जब पशुपालन के जरिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए हमको किसी ना किसी यंत्र की जरूरत रही होगी, तो हम किसका आविष्कार कर लिए हैं? पहिए का। किसका आविष्कार कर लिए हैं? पहिए का। और पहिए के साथ साथ ये बताइए कि आजकल के समय में तो बोरी हो गई, बोरी है लोगों के पास, और लोगों के पास जो वो स्टील के उपकरण बना दिए जाते, क्या कहते हैं, बखारी, क्या कहते हैं जिसमें धान गेहूं रखा जाता है? बखारी ना, बखारी। तो गांव में क्या कहते हैं? डहरी। अच्छा, बखारी कहते हैं। तो तब तो ये था नहीं, तब तो ये था नहीं ना। तो यहां पर क्या हुआ? मनका। किसके आविष्कार हुआ? मनका। मनका क्या है? घड़ा। देखो तो जैसे पुराने लोग है ना, तो कुछ भी नहीं, बहुत बड़े मान रहत रहे, बड़े बड़े, तो उसको क्या कहा गया? मनका। और मनका को क्या कहा जाता है? घड़ा। इतनी चीजें हमको पढ़ना है। क्या यहाँ पर कृषि, और कृषि में सबसे पहले कौन कौन सी फसल? जौ और गेहूं। यहाँ पर आवास हो गया, और यहाँ पर पशुपालन। पशुपालन में सबसे पहले कुत्ता। और जब पशुपालन हुआ तो कृषि को और आसान बनाने के लिए इसका आविष्कार हो गया? पहिए का। और पहिए के साथ साथ जो हमारी फसल है उसको कहीं ना कहीं रखने के लिए आवास के साथ साथ एक पार्टिकुलर पात्र बनाया गया, जिसको क्या कहा गया? मनका। क्या कहा गया? मनका। मनका का मतलब क्या होता है? घड़ा। इतनी बात समझ में आई? लिखाया जाए। ठीक, राइट करिए। इस समय मानव अपना स्थायी आवास, मानव अपना स्थायी आवास के साथ साथ कृषि ब्रैकेट में लिख लेना जौ एवं गेहूं। स्थायी आवास के साथ साथ कृषि ब्रैकेट में राइट कर लेना जौ एवं गेहूं, कर बंद करके लिखिए, तथा पशुपालन ब्रैकेट में क्या राइट करोगे? कुत्ता। पशुपालन ब्रैकेट में क्या राइट करोगे? कुत्ता। पालन भी प्रारंभ कर चुका था या प्रारंभ कर दिया है, चाहे जो राइट कर लीजिए। हो गया? राइट करिए। इसी समय पहिए एवं मनका, मनका के बाद ब्रैकेट में लिख लेना घड़ा। इसी समय पहिए कामा मनका ब्रैकेट में लिख लेना घड़े या घड़ा। घड़ा। बनाना एवं प्रयोग करना, बनाना एवं प्रयोग करना सीख गया है। हो गया? देखो, जो पूरा पाषाण काल था इसमें हमने क्या बताया था? पूरा पाषाण काल में क्या बताया था? यहाँ व्यक्ति खानाबदोश रूप में रहता था, यहाँ व्यक्ति आदिमानव के रूप में रहता था, यहाँ पर जो औजार थे वो पत्थरों के थे तथा बहुत बड़े बड़े होते थे। यहाँ मनुष्य जो है वो चित्रकारी सीख गया है, और जो चित्रकारी के साक्ष्य वो एमपी से मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में क्या बताया? मध्य पाषाण काल में जो उपकरण है वो क्या है? छोटे छोटे हैं, और यहीं पर मनुष्य क्या सीख गया है? जो अंतिम कार्यक्रम है, अंत्येष्टि ना, अंत्येष्टि कार्यक्रम सीखा है। और इसके जो साक्ष्य हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के 2 स्थानों से प्राप्त होते हैं। वही हम बात करते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में व्यक्ति जो मनुष्य है वो कृषि के साथ साथ आवास के साथ साथ पशुपालन, और कृषि में बात करते हैं तो जौ और गेहूं, और अगर वही बात करते हैं पशुपालन तो पशुपालन में क्या सीखा था? सबसे पहले क्या पाला था? कुत्ता ना। और मानव द्वारा प्रथम खोजा गया उपकरण क्या था? हाँ, परवलम हथौड़ी। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? ब्रूसफुट के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रूसफुट के द्वारा। और पाषाण काल का अध्ययन किसने बताया था? ब्रूसफुट ने। किसने? अरे पाषाण काल, वो तो सर्वेक्षण विभाग है। सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम ना। और इतिहास के जनक कौन है? हेरोडेट्स। और हेरोडेट्स की पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका पुस्तक में किस युद्ध का वर्णन है?
हाँ, पेनोपेलोसियन। और इतिहास के जनक के रूप में जो हेरोडोटस की संज्ञा किसने दिया था? हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। सुनिए, अब इसके बाद आगे की जो क्लास है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। तो कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।